प्रिय साथियों और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं डॉक्टर के.सी. सोनी आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विरासत संरक्षण की श्रृंखला में मैं आपसे डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी, आप लोहिया महाविद्यालय में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप एक अच्छे चिंतक, अच्छे दार्शनिक, अच्छे लेखक हैं। आपके कई शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। कई पुस्तकों का आपने लेखन भी किया है, संपादन भी किया है। मंच संचालन में आपका कोई सानी नहीं है और मैं पिछले 30 वर्ष से साक्षी हूँ। हमने साथ साथ नौकरी करी है, साथ साथ घूमे हैं और दिन में 10 घंटे हम एक साथ रहते हैं। तो मैं आपने चूँकि अपना पीएचडी वर्क जो है वो उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन यानी रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे आपने शोध कार्य किया है और वर्तमान में रत्ननगर पे जैसे मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ इस तरह के वृत्त चित्रों का, छोटी डॉक्यूमेंट्री का, ऐतिहासिक दस्तावेजों का। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपसे यह जानना चाहता हूँ कि रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है। इसके बारे में आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेमचंद जी। आपने रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में पूछा, जिसे हिंदी में हम उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन कहते हैं। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म से पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि टूरिज्म क्या है, यानी पर्यटन क्या है। बिल्कुल। व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वह विविधताओं की ओर आकर्षित होता है। वह जो देख रहा है उससे संतुष्ट नहीं होता, और ज्यादा देखना चाहता है और ऐसा कुछ देखना चाहता है जो पहले देखा हुआ नहीं हो। अब इस धारणा में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है कि व्यक्ति पहले सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे किसी भी माध्यम से वह पहले चीजों के बारे में जान लेता है, फिर उसको देखना चाहता है। तो विविधताओं की तरफ उसका जो ध्यान जाता है, उसका जो आकर्षण होता है विविधताओं के प्रति। विविधताएं किस तरह की? प्राकृतिक विविधता हो सकती है, उसका कोई धार्मिक आकर्षण हो सकता है, उसकी इतिहास में रुचि हो सकती है। किसी भी भाव से यदि वह कुछ नया जानने के लिए अपने स्थान से अभिगमन करता है तो वह पर्यटन कर रहा होता है। ठीक है। और वह एक उद्देश्य लेके चल रहा होता है, तब ही पर्यटन कर रहा होता है। आप जा किसी और काम से रहे हैं और वह काम करके आ गए और आपने बीच में कुछ देख लिया और उसको भूल गए, वह पर्यटन नहीं होगा। ठीक है। पर्यटन वह होगा कि आप सोच के जाएंगे कि मुझे वह चीज देखनी है, उसके बारे में जानना है, वहां रहना है। यह अलग बात है कि आप किस रूप में जाते हैं। आप इस तरह के पर्यटक भी हो सकते हैं कि मैं घर से अपनी गाड़ी लेके निकलूंगा और उसके बाद तय करूंगा मुझे कहाँ जाना है। मैं इस पूरे क्षेत्र के फ्लोरा एंड फाना को देखना चाहता हूँ, जो जैव विविधता है उसको जानना चाहता हूँ। यदि वो इस बायोडाइवर्सिटी को जानने के लिए जाएगा तो इस तरह का पर्यटक भी हो सकता है। और कोई पर्यटक ऐसा भी हो सकता है कि मैं ताजमहल देखने जाऊं, तो वह यहाँ से अभिगमन करेगा, सीधा ताजमहल के लिए करेगा। बीच की चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगी। बहुत अच्छा पर्यटक होगा तो बीच की चीजें भी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन वह ताजमहल तक जाएगा, उसे देखेगा, संतुष्ट होकर लौट आएगा। तो ये तो हुआ पर्यटन, जैसा कि हमने बात की। अब जो नई टर्म आई है 1997 के बाद में, ये टर्म आई है दुनिया में। मैंने ये काम 2016 में पूरा किया था। हालांकि इस विषय पे मेरा रजिस्ट्रेशन 10 साल रहा। यानी पूरा काम 10 साल का है रिसर्च का। तो 2006 में मैं सक्रिय हो गया था इस विषय को लेकर, और बहुत नया विषय था उस समय। अब भारतीय दृष्टिकोण से तो नया नहीं है विषय, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विजेताओं का जो ग्रुप था, उन्होंने यूएनओ बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया,
और उसके बाद चीजों को नए तरीके से देखना शुरू किया, उसमें पर्यटन भी देखा गया। तो 2002 में केप टाउन में करीब 280 देश दुनिया के इकट्ठे हुए और उन्होंने एक आचार संहिता बनाई कि टूरिज्म जो है वह ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसके कोई सिद्धांत नहीं हो या उसके कोई नियम नहीं हो, क्योंकि टूरिज्म है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज के जमाने में पैसा कमाने की। बिल्कुल। दुर्भाग्य से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा संभावनाशील राष्ट्र है पर्यटन की दृष्टि से धन कमाने का। कमा नहीं पा रहा है वह एक अलग बात है। दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां किसी राजकुमारी की दुर्घटना में मौत हो गई कार एक्सीडेंट में, लोगों ने उस जगह को भी पर्यटन स्थल बना दिया और उससे भी वो कमाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे इतनी सामग्री है कि हम तो ईसा के 5000 साल पहले की सामग्री तो बड़े आराम से ट्रेस आउट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो बिखरी पड़ी है, उसका जिस तरीके से संरक्षण होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। हम तो खैर बहुत आगे की बात कर रहे हैं। तो 2002 में ये जो बैठक हुई उसमें एक निर्णय हुआ, मैं बड़े बड़े सामान्य शब्दों में बता रहा हूँ, नॉन एकेडमिक होकर बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये हुआ कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब किस चीज की जिम्मेदारी? पर्यटक जाता है किसी स्थान पर और उस स्थान को विरूप करके आ जाता है। हम ये भी देखते हैं, यदि आप भारत के पुरातात्विक स्थलों पे जाएंगे तो आपको कहीं कोयले से नाम लिखे मिल जाएंगे, कहीं मोबाइल नंबर लिखा मिल जाएगा, कहीं लड़के और लड़की का नाम साथ लिखा मिल जाएगा। बिल्कुल। लोग अपना विज्ञापन चिपका देते हैं वहां। ये गैर जिम्मेदारी है, यह अनुत्तरदायित्व है। इसका उल्टा करेंगे तो फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जिम्मेदारी हो जाएगी, उत्तरदायित्व हो जाएगा। तो पर्यटक कहीं जाता है और वहां जाने के बाद वह उस स्थान को वैसा नहीं छोड़ता जैसा उसके बाद आने वाले लोग उसे देखें। इसलिए यह तय हुआ कि नकारात्मक प्रभाव कम करते हुए, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये प्रभाव कम से कम हो, यह जरूरी है। ठीक है। अब तो ये है कि लोग हिमालय के पर्यटन पे जाते हैं और कितना कचरा वहां इकट्ठा हो गया है, पूरी दुनिया की समस्या हो गई है ये। तो आप कहीं जाएं तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वहां आप इस तरह का कोई दुष्प्रभाव छोड़ के न आए। ठीक है। कि वह स्थान विरूपित हो जाए और वहां रहने वाले लोग भी उससे दुष्प्रभावित हों। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप कहीं देखने गए, आपका जो पर्यटन स्थल है वो कोई ऐसा गांव भी हो सकता है जहां लोग अपने मूल रूप में रह रहे हों, और आप ये सोचें कि मैं उस गांव का भ्रमण करके आता हूं, मैं उसके बारे में नोट्स लेके आता हूं, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, काम करूंगा। आप गए वहां, आपके पास पैसा है इसीलिए आप गए, आपके पास कुछ न कुछ संसाधन तो है ही। वहां गए, आप अपना काम करके आ गए। आपके जाने से वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? जो ग्रुप है स्टेक होल्डर्स का, ठीक है, उसमें वहां के लोग भी आएंगे, वहां का प्रशासन भी आएगा। तो उन लोगों से जुड़ाव जरूरी है, उन लोगों का फायदा होना जरूरी है, क्योंकि वे वहां के रहने वाले हैं, उनके कारण ही वह जगह प्रसिद्ध है। तो ये आप यदि कर रहे होते हैं तब आप रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कर रहे होते हैं। ठीक है। नहीं तो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए और आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जहां आप जाकर आए हैं वहां से आप आए, आपने अपना काम कर लिया, नोट्स ले लिया, आपका रिसर्च पेपर छप गया, या आपने अपने परिजनों को दिखा दिया कि मैं यहाँ गया, यहीं काम खत्म नहीं होता है। उस जगह को आप और आगे कितना प्रचारित करते हैं ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप
के आने के बाद दूसरे लोग वहां जाएं और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी समृद्धि भी बढ़े। ठीक है, ये एक आवश्यक चीज है। तीसरी बात, एक और बात है, वो जरूरी बात है, वो जोड़ी गई उसमें, वो ये थी कि जो दिव्यांग हैं हमारे, जिनको आजकल दिव्यांग बोलते हैं, ऐसे लोग जो सक्षम नहीं है, पहुंच नहीं पाते, ऊपर नहीं पहुंच पाते, या पानी में नहीं जा पाते, या जंगलों में नहीं जा पाते, हवेलियों में ऊपर नहीं जा पाते, इमारतों में नहीं जा पाते, उन लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इस रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का पार्ट है। ठीक है। इसमें रेस्पॉन्सिबल शब्द जैसे आया है, तो उत्तरदायित्व के लिए आप किसको मानोगे? हवेलियों के सेठों को, वहाँ के नागरिकों को, स्थानीय नगर पालिका के प्रशासन को, जिला प्रशासन को, या राज्य सरकार को? ये प्रश्न है, वो हवेली से संबंधित प्रश्न है। यानी कि हम यदि किसी बड़े फलक पे बात नहीं करके हम छोटे फलक पे बात कर रहे हैं। हवेली एक छोटे कस्बे में भी हो सकती है, बड़े कस्बे में भी हो सकती है, और बड़े नगरों में भी हो सकती है। लेकिन अब बड़े नगरों में अब हवेलियां नहीं मिलेंगी आपको, बिल्कुल, बहुत कम हवेलियां मिलेंगी। हवेलियां तो अब कस्बों में और छोटे शहरों में संरक्षित क्या रह गई है, संरक्षित होकर रह गई है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन है वहां हवेलियां अभी भी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये हवेलियां अब नष्ट हो रही हैं, बिल्कुल, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं ऐसे समझ रहा हूं आपके प्रश्न को। देखिए, जहां तक राजस्थान की हवेलियों की बात है, अपन राजस्थान की हवेलियों की बात कर लें, और चूंकि आप चूरू जिले में काम कर रहे हैं, और चूरू जिले में भी आपका ध्यान है वह एक कस्बे पर है, रतन नगर, जो कि आपका गांव है, उसके केंद्र में आप बात कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि वहां जो आप हवेलियां देखते हैं और उन हवेलियों की दुर्दशा देखकर आपको पीड़ा होती है, और फिर आप ये सोचते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल। तो मेरा जो काम है वह चूरू जिले की हवेलियों पर ही है, तो मैं आपके रतन नगर भी गया, आपको साथ लेकर भी गया, आपको याद भी है। मैं आपसे प्रति प्रश्न करूं, आपसे यदि मैं उल्टा प्रश्न पूछूं कि डॉक्टर साहब, आपके गांव की इतनी सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, हवेलियों का महत्व क्या है वो तो आप जानते हैं, उस पर भी बात कर सकते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया हवेलियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, मैंने भी देखा उनको, वे नष्ट होती जा रही हैं। बिल्कुल। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, आपकी तो बहुत बड़ी पहचान है, एक पक्षी शास्त्री के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। इन हवेलियों के नष्टीकरण के लिए आप कहीं यह महसूस करते हैं क्या कि आप भी थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं? हाँ, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं सर। हाँ, बिल्कुल। एक नागरिक होने के नाते मेरा भी ये उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन समस्या ये है कि गांव की जो नई पीढ़ी है, सेठों की जो नई पीढ़ी है, उनका गांव के साथ लगाव जैसे खत्म सा हो गया जी। और उन हवेलियों को संभालने वाले जो केयर टेकर है, उनको लालच देके भूमाफियाओं ने कभी हवेलियों में तो कब्जा ही कर लिया है। और कुछ हवेलियों की जो एंटीक जो गेट होते हैं, खूंटी होती है, किवाड़ होते हैं, वो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करने वाले वो ले गए हैं। जी, सही कह। एक जालौन की हवेली है, वो तो बिकने से पहले उसके सारे गेट रामगढ़ के जो हैंडीक्राफ्ट मर्चेंट है वो ले गए, और बाद में उस हवेली को रोशन लीलगर उन्होंने परचेज कर लिया 3 लाख रुपए में। अब रोशन लीलगर का जो प्रश्न आया, मैं एक बात कह दूं कि अपनी हवेलियों का जो द्वार होता है, मुख्य द्वार के पौड़ी के जब अपना अंदर प्रवेश कर जाते हैं या बाहर भी, अपने यहाँ परंपरा है गणेश जी के प्रतिमा स्थापित करने की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब वो हवेली देखने गया तो वहाँ गणेश जी नहीं थे उस जगह पे। हाँ, कुछ दूसरी चीजें मैंने देखी। उन्होंने मक्का मदीना की फोटो वहाँ लगा रखी है। जब उन्होंने खरीद ली तो वो लगाएंगे, उसमें उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने खुद ही अनेक प्रश्नों के उत्तर दे दिए, जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल। जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वह ये है कि इन हवेलियों का मालिक कौन है। मालिक सेठ है, अग्रवाल सेठ है, ओसवाल सेठ है। वो जो हवेलियों का जो मालिकाना हक है ना, वो निजी है। बिल्कुल। वो व्यक्तिगत है। अब
मालिकाना हक व्यक्तिगत होने के कारण आप चाहकर भी वहां कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ। आप इतना तो कर सकते हैं कि उस हवेली के दरवाजे के सामने, बंद पड़े दरवाजे के सामने, यदि कोई लघु शंका कर रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ये आप इसको क्यों खराब कर रहे हो। वहां तक तो आपकी पहुंच है। लेकिन उन हवेलियों के अंदर जो नष्ट हो रहा है वहां तक आपकी पहुंच नहीं है। आप जाकर देख भी नहीं सकते उसको खोलकर हवेली के अंदर क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हवेलियों का जो मालिकाना हक है वह व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है, या वो राजकीय नहीं है। हाँ। यदि राजकीय हो तो भी हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को जाकर कह सकते हैं कि साहब ये सरकारी इमारत है और इसकी दुर्गति हो रही है, इसको संभालिए, आपकी जिम्मेदारी है, वरना हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम कार्रवाई कर नहीं सकते। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने ये हवेलियां बनवाई थी वे लोग मूल निवासी तो यहीं के थे, वो काम धंधे के सिलसिले में बाहर गए, वहां उन्होंने धन भी बहुत कमाया, तो अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके मन में लगाव था। अब स्थिति ये है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके या कुछ दूसरे कोर्सेज करके दूसरे देशों में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, और वे ये चाहते हैं कि उनके बच्चे वहीं पैदा हों ताकि उनको वहां की नागरिकता मिल जाए। यानी उनको अपनी मातृभूमि से लगाव नहीं है। तो उनकी जो नई पीढ़ियां आई हैं वे जानती नहीं अपने गांव के बारे में, उनको हवेलियों से कोई मतलब नहीं है। या तो वे उनको बेच देते हैं, या उन्होंने जिन लोगों को संभला रखा है वे लोग उनमें रहते हैं, क्यों वे उनकी रिपेयरिंग भी नहीं करवा सकते, मरम्मत नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है। और यदि होता है तो वे क्यों करवाएंगे। और तीसरी बात, जैसा कि आपने ये कहा कि हवेलियों के दरवाजे हैं या दूसरी चीजें जो भी उनकी है वो चोरी हो जाती हैं, कोई रक्षक नहीं है उनका, या जो रक्षक है वही चोर हो जाता है, तो विरासत नष्ट हो रही है। मूल प्रश्न ये है। और इसके जिम्मेदार हवेलियों के मालिक हैं, मालिकों की संतानें हैं, जिनको अपनी मातृभूमि से उतना लगाव नहीं है। पहले लोग आते थे, 1-1, 2-2 महीने रहते थे, अपने विवाह जो होते हैं उस अवसर पर भी आते थे, बार त्योहार भी आते थे, होली पे, दीपावली पे उनका नियमित रूप से आना जाना रहता था, गांव के लोगों से संपर्क होता था। अब उनका न तो कोई संपर्क है न कोई आना जाना है। ये जो युग है ये आर्थिक युग हो गया है। और इस आर्थिक युग में वे वहां फ्लैट में रहना पसंद करेंगे। और कई तो ऐसे मालिक हैं जिनके पास इतना पैसा है कि यदि कोई हवेली पे कब्जा भी कर ले या उसको तोड़ फोड़ दे तो उनको मतलब नहीं है। ये बात है। हमारे जैसे ओसवाल परिवार हैं, इरावत, और उनकी करीब 10-12 हवेलियां हैं जी, और सभी इरावत इसमें अरबपति है सभी। तो उन्होंने क्या अपनी सभी पुरानी हवेलियों की मरम्मत कराई है, रिपेयरिंग कराई है, लेकिन पुराने भित्ति चित्र के स्थान पर उन्होंने एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट से दोबारा भित्ति चित्र बनवाए हैं। हाँ, मैंने देखी तो है। क्या ये भी विरासत नष्ट होने में काउंट किया जाएगा? बिल्कुल, विरासत का नष्टीकरण ही है ये। अच्छा। मैंने हिरावत हवेली देखी है, उस पे होता है हरा रंग हरा रंग, पैरेट कलर, जो तोता पंखी रंग होता है। मूल जो चित्र थे वे तो उनके गायब हो गए। अब उन चित्रों में क्या है, यदि आप उनके चित्रों पर काम करें तो केवल हवेली के चित्रों पर ही कितने ही शोध कार्य हो सकते हैं। अच्छा। यानी सभी हवेलियों में आपको धार्मिक चित्र मिलेंगे। बिल्कुल। और वे सारे के सारे चित्र हमारी कथाओं, हमारी जो धार्मिक कथाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। आपको अवतार मिलेंगे। बिल्कुल। अवतारों का यदि आप क्रम समझने की कोशिश करें तो वो जो आप जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, उद्विकास कहते हैं, वह उद्विकास का क्रम जो आज जो साइंस बता रहा है, मैं विज्ञान नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस कह रहा हूं, विज्ञान और साइंस की अवधारणा में भी अंतर है, उससे पूरा मिलता है। और हवेली पे क्रमशः बने हुए आपको अवतारों के चित्र मिलेंगे। बिल्कुल। उनके पीछे कथाएं हैं, वे नष्ट हो रही हैं। तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत से बनवाया उन चित्रों को, उनका तो उद्देश्य नष्ट हो गया। उन्होंने इसलिए बनाया था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वे इनको देखती रहे, इनसे सीखती रहे, सीख लेती रहे, तो वो सब खत्म हो गया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि हवेली
के जो चित्र हैं वे आपके लोक जीवन को प्रतिबिंबित करने वाले चित्र हैं। यानी हम जब इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हमारे लिए इतिहास युद्धों की और संधियों की कहानी नहीं है। हमारे लिए इतिहास वो है कि आम आदमी किस तरह से जीता था, उसके जीने के प्रतिमान क्या थे, किन प्रतीकों के सहारे वह आगे बढ़ता था। यदि आपने किसी हवेली से बैलगाड़ी के चित्र को नष्ट किया है तो आपने एक तरह से हमारी विरासत को ही नष्ट किया है। बिल्कुल, ये देखने की बात है। या कहीं कोई महिला चक्की से आपको आटा पीसती दिखाई दे रही है हवेली में, अब तो वो दिखेंगी नहीं दिखेंगी। तो हमने एक इतिहास लेखन के एक क्रम को भी तोड़ दिया साथ साथ। ठीक है, हम बीच में एक व्यवधान पैदा कर रहे हैं ताकि जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वह समझ नहीं पाएगी कि हमारे समाज का विकास कैसे हुआ सही तरीके से। आपने जो शोध कार्य किया है, पीएचडी वर्क, उसकी थीसिस जैसे दर्शकों को आप रूबरू करवाइए, उनका टाइटल क्या है? ताकि आपके आने से पहले ही मैंने इसको निकाल के रख लिया था। ये एक काम है। अच्छा, उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन एवं चूरू जिले की हवेली संपदा, चूरू जिले पर केंद्रित है ये। ठीक है, क्योंकि जो काम हुआ है हवेलियों पे वह हुआ है शेखावाटी की हवेलियों पे। चूरू जिला शेखावाटी में नहीं आता है। अच्छा, ये तो थली अंचल का भाग है। थली अंचल है, तो इस पर काम नहीं हुआ। हालांकि मुख्य काम तो उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन का है, लेकिन मुझे हवेलियों की बात करनी पड़ी। तो इसमें फिर मैंने ये किया कि जहां जहां मैं गया मैंने हवेलियों से चित्र लिए और ये देखने की कोशिश की कि हवेलियां खराब कहां कहां से हुई है। कुछ चीजें हैं। रतननगर की एक हवेली है, उस हवेली में एक चित्र मिला है कामकाली का। कामकाली, अच्छा, गाड़ोदिया हवेली होनी चाहिए। गाड़ोदिया, मुझे ध्यान है, गाड़ोदिया हवेली। आप ये देखिए कि हमारी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100 साल के भीतर की बातें ही हैं ये। 100 साल हमारे इतिहास में कोई बहुत बड़ा काल नहीं होता है, काल का बहुत छोटा खंड होता है। तो मैंने जब ये काम किया और जब मैंने एक कथावाचक को बुलाया, क्योंकि मैं इन सारे चित्रों को समझ नहीं पा रहा था, तो उन कथावाचक महोदय ने कहा कि घर में जब एनर्जी लेवल घट जाता है तो एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए, और ये जो चित्र है ये बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा। और ये या वह शक्ति की पूजा है, या तो उन्होंने नवरात्रों में की होगी या दीपावली पे की होगी या किसी और अवसर पे की होगी, लेकिन महिलाएं सक्षम है ऐसे चित्र बनाने में। या हमारे जो मांडने हैं हवेलियों में बने हुए, वो मांडने अपने आप में अद्भुत होते थे, वो नष्ट हो गए हवेलियों से। आप शैतीरें देखेंगे, लकड़ी का काम है। बिल्कुल। मैं एक हवेली में गया रतनगढ़ में, उस समय कम से कम बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, कम से कम। यानी मैं अपनी गाड़ी से निकलकर उस हवेली तक गया, उसमें मुझे 5-7 मिनट लगे, सीढ़ियां चढ़ा, फिर मैंने मालिक से बात की। फिर वो हवेली के बाहर की तरफ 2 अलग से कमरे से बाहर निकले हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये साहब हवा महल है हवेली का। अच्छा। मैंने कहा इसको आपने बंद क्यों कर रखा है? बोले कभी खोलते ही नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं हमें खोलने की, इसको खोलो। तो हमने उसको खुलवाया। खोलने में देखा तो अंदर ये चमगादड़ वगैरह और था, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके मेरा जो ड्राइवर था, उसने, मेरा बेटा भी साथ था, इन्होंने क्या है कि उसको खोला, खोल दिया उसको। मैंने कहा 5-7 मिनट इसको खुला रहने दो। 5-7 मिनट बाद जब हम गए तो उस 50 डिग्री टेम्परेचर में से हम अंदर गए तो ऐसे लगा ही नहीं कि बाहर कोई 50 डिग्री टेम्परेचर है क्या। बिल्कुल। किस रास्ते से कैसे वो हवा आ रही है, और वो हवा ऐसी जैसे आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हो, इस तरह की वहाँ फीलिंग हुई, इस तरह का अनुभव हुआ। तो ये वास्तुशास्त्र भी है। अच्छा। अपने आप में वास्तुशास्त्रियों के काम की चीज भी है। ये जो इंजीनियर आजकल जो कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं, उसके बजाय उन हवेलियों में, फिर मैं जिस हवेली में भी गया मैंने ये देखने की कोशिश की। फिर उसी हवेली में मेरा सर्दियों में जाना हुआ, तो बाहर बहुत ठंड, और उसके अंदर गए तो हमारी ठंड है वो खत्म हो गई। तो ये जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, इन चीजों को समझने की जरूरत है, उनको आगे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उन हवेलियों से हम आगे कुछ नहीं सीख सकते, हम आगे भी सीख सकते हैं बहुत कुछ उनसे। निर्माण की जो विधि है अद्भुत है उनकी। तो आपने जब अलग अलग गांवों में, क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया,
तो आपको कहीं सेठ के मालिकों से, स्थानीय नागरिकों से भी कोई समस्या झेलनी पड़ी? हाँ, बहुत सारी जगह समस्याएं झेलनी पड़ी। जैसे पहले तो ये पूछना होता था कि भाई ये इस हवेली में पहले तो मैं ये करता था कि वहाँ के जो स्थानीय नागरिक मेरे दोस्त हैं, अच्छा, मैं उनको फोन करता था कि भाई मैं आ रहा हूँ, किस दिन आऊँ। आप जैसे मैं आपके गांव गया तो भी आपको साथ लेकर गया। हाँ, ऐसे मैं लेकर गया। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो आपके साथ जा रहा है उसका परिचय हो। हाँ, तो बहुत सारी जगह तो हमें यूं भगा दिया गया कि आप जाइए, आप तो कोई क्या है कि इस पे कब्जा करने के लिए आए हैं, या मतलब आप क्यों फोटो खींच रहे हैं, आप क्या करेंगे, समझते नहीं है लोग बात। तो ऐसा बहुत सारी जगह हुआ। लेकिन ऐसा भी हुआ कि लोगों ने ये कहा कि ठीक है, ये हवेली तो कल गिर जाएगी, आप आज इसकी तस्वीर ले लीजिए, आप किताब लिखेंगे। उनको यही समझाना पड़ता था ना, किताब लिखेंगे, किताब लिखेंगे तो कम से कम ये चित्र आ जाए, हमारी भी फोटो आनी चाहिए। ऐसा भी हुआ है। और कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि साहब देखो, ये हवेली के मालिक तो यहाँ है नहीं, हम इसको संभाल रहे हैं, इसकी मरम्मत का पैसा दिलवाओ। रतनगढ़ में गया था मैं एक हवेली में, इसका यदि आप पैसा दिलवा दो हमको 20-25 लाख रुपए, तो हम इसकी मरम्मत करवा दें, ऐसा कोई आप राज्य सरकार को या कहीं लिखे। तो कई तरह के अनुभव थे। मैं एक हवेली देखने गया सरदार शहर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो जो मार्ग है, जिस मार्ग से हम गए, वो मार्ग जिनकी वह हवेली है उन्हीं के नाम पर है, ठीक है। लेकिन उनके मार्ग का जो स्तंभ, 2 स्तंभों के बीच में यूं पट्ट लगा के संगमरमर का रखा जाता है, वो नाली के पास टूटा पड़ा था नीचे। मैंने, और गड़ा हुआ दिख रहा था, मैंने साफ किया तो वो नाम आ रहा था। मैंने किसी को पूछा कब से, ये तो 20-25 साल से ऐसे ही पड़ा है। तो ध्यान नहीं देने के कारण है। कुछ लोगों ने हवेलियों का सदुपयोग भी किया है, ठीक है। मैंने देखा कि जो जैन संत होते हैं, उनके रहने के लिए दी हुई थी एक हवेली, उन्होंने हवेली में कुछ भी नुकसान नहीं किया, सब उसको साफ सुथरा रखा। ऐसा भी हुआ। कुछ अपने चूरू में जैसे माल जी का कमरा है, उसका यदि आप पुराना चित्र देखें और नया चित्र देखें तो फर्क तो लगेगा, लेकिन उन्होंने उसका मूल रूप नष्ट नहीं किया। मूल रूप नष्ट किया, सही है। तो यदि आप मूल रूप को बचाकर, और वो पर्यटन का अच्छा केंद्र है, और कुछ लोगों ने हवेलियों में होटलें भी खोल रखी है, लेकिन ऐसा मुझे चूरू जिले में एक इस माल जी के कमरे के अलावा कहीं देखने को मिला। तो बहुत सारी समस्याएं तो आई, लेकिन कुछ लोगों ने पानी भी पिलाया, कुछ लोगों ने चाय भी पिलाई, आवभगत भी की, और कई जगह से हमको क्या है कि भगा दिया गया और अपमानित करके भगाया गया। लेकिन चूंकि काम करना था तो फिर ये सब चीजें तो उसका भाग है। इसी संदर्भ में जैसे एक मेरी क्वेरी है जी। मैंने कई हवेलियों में देखा है कि कुछ हवेलियों में तो राग रागिनी के चित्र हैं, कुछ में देवी देवताओं के चित्र हैं, कुछ में अंग्रेजों के चित्र हैं, कुछ हवेलियों में मुझे अर्धनग्न और कामुक चित्र भी देखने को मिले। ओसवालों की हवेलियों में पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिले। तो क्या हवेली में जो भित्ति चित्र है उनका सेठ के स्वभाव से या सेठ की नेचर से क्या कोई तारतम्य या लिंक कोई बैठता है? हाँ, ऐसा है। हम ये कह सकते हैं कि हवेली का जो मालिक है, उस मालिक की रुचि का, उसकी अभिरुचि का जो प्रभाव है वह उसके निर्माण में आता है कि नहीं आता है, जो हवेली उसने बनवाई। ये बात तो बड़ी सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति है वह अपना जो आवास है, अपना जो निर्माण है, वह निर्माण अपनी अभिरुचि के हिसाब से करवाता है। ठीक है। किसी के पास जब धन ज्यादा होता है तो वह उस इमारत को खूबसूरत बनाता है, उसको सुंदर बनाता है, उसको आकर्षक बनाता है, और वह यह चाहता है कि दूसरे लोग उसके बनाए हुए निर्माण की चर्चा करें, बात करें, ताकि उसका रुतबा बढ़े, उसका प्रभाव बढ़े समाज में। ये तो एक सामान्य सी बात है। और अब रहा यह है कि हवेलियों में जो भित्ति चित्र हैं उनके विषय अलग अलग क्यों हैं, उनके विषयों को लेकर है। तो आदमी के स्वभाव का या उसकी अभिरुचि का फर्क तो पड़ेगा, लेकिन आप ये देखते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, पूरी तरह से बेईमान हैं,
वे भी आपको लक्ष्मी की पूजा करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। फिल्मों में हम देखते हैं कि डाकू है, वह भी उसी मंदिर में जाके और प्रसाद चढ़ा रहा है कि मैं लूट में सफल हुआ, जिसमें जो लोग जिनको लूट लिया गया है वे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये तो आदमी का स्वभाव होता है। ठीक है। और उसके स्वभाव के कई कई रूप होते हैं व्यक्ति के, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं कुछ अच्छा होता है। तो वह जो अच्छा है वह हमारे धर्म के कारण है। बिल्कुल। यदि हम धर्म की मोटी मोटी बात करें तो मोटी परिभाषा देखें उसको, यदि स्थूल रूप में देखें तो धर्म एक पूजा पद्धति है और हमारा विश्वास भी है। तो यह निश्चित है कि जितनी भी हवेलियां आप देखेंगे इस देश में, भारत में, हवेलियां भारत में ही हैं, कुछ हवेलियां पाकिस्तान में भी हैं, कुछ बांग्लादेश में भी हैं, कुछ जिनको अपन हवेलियां कहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनमें वो चित्र तो धार्मिक चित्र तो होंगे ही होंगे, सभी जगह होंगे। बिल्कुल। क्योंकि अपने देश में क्या है, हर महीने में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो खास होते हैं और जिनका कोई न कोई धार्मिक महत्व होता है। और हमारी जो माताएं बहनें हैं वे तो रही धार्मिक हैं। कामकाजी महिलाओं का युग तो अब आया है जिनको समय नहीं मिलता उन चीजों को समझने का, करने का, जो कि हमारी परंपराओं से और हमारे रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। फिर भी वे कोशिश करती हैं पूरी। तो वे जो हवेलियां है ना, जैसे मैंने अभी कामकाली का जिक्र किया, तो ये चित्र कोई पुरुषों ने थोड़ी बनाए होंगे। हाँ। या जैसे आपको सूण मांडे हुए मिल जाएंगे। सूण आप जानते होंगे कि रक्षाबंधन के दिन विभिन्न प्रकार के हीरमत से बनाते हैं। हाँ, बना के उनको और उनको भोग लगाया जाता है। पहले भाई सूण जिमा देते हैं, तो वो भी आपको जगह जगह मिलेंगे। तो हमारी जो बहनें होती थी, हमारी बेटियां होती थी, वे सारी इस कला को शुरू में सीख लेती थी। बिल्कुल। अब आपको दीपावली पे मारने वाली बेटियां या बहनें या पत्नियां, इवन माताएं भी नहीं मिलेंगी। अब बाजार से लाते हैं अपन, उसी का चिपका देते हैं। हाँ, स्टिकर चिपका देते हैं। हाँ, बड़े बड़े स्टिकर्स ले आते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दीपावली भी महीने भर का उत्सव हुआ करता था। तो हवेली की रंगाई, हवेली की पुताई, हवेली को सजाना, पूरी हवेली की एक एक चीज को निकाल कर धोना, साफ करना, ये परंपरा थी जहां लोग रहते थे। तो अब चित्रों में विविधता तो होगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि उन लोगों के लिए चित्र इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थे कि आप जब हवेली को बाहर से देखेंगे तो आपको सेठ जी दिख जाएंगे कहीं, वो किसी बग्गी में बैठे होंगे और उनके साथ हो सकता है कि उस समय के सामंत या राजा की या नवाब की आकृति भी बनी हुई हो। या जैसे बीकानेर के गंगा सिंह जी का चित्र तो आपके रतननगर की हवेली के दीवार पे भी बना हुआ है, एक जगह पे मैंने देखा, चांदकोट हवेली पे। तो ये जो है, यानी हमारा अनुराग है। आज हमारा अनुराग उन लोगों के प्रति जिनसे हम शासित होते हैं या जो हमारा भला सोचते हैं या हम पर शासन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो एक लगाव होता था कि साहब गंगा सिंह जी का चित्र है वो हमारी हवेली के बाहर होना चाहिए। तो गंगा सिंह जी का चित्र हो गया, फिर पास में सेठ जी ने अपना चित्र बनवा लिया। ऐसा तो है। राजलदेसर में मैंने हवेली देखी, उसमें एक व्यक्ति है, वह एक महिला का यूं बोरला होता है ना, उसको खींच रहा है। अच्छा। तो वो भी कोई किसी लोक कथा का वो पार्ट है, या तो नायक है या खलनायक है, कहीं न कहीं ऐसी सारी कथाएं हैं। तो एक तो लोक कथाएं, ठीक है, और लोक कथाओं में भी धार्मिक कथाएं अलग, और ऐसी कथाएं जो लोगों से जुड़ी हुई है और जो धार्मिक नहीं है। हाँ। ऐसे आपको पात्र मिल जाएंगे। हाँ। रॉबिन हुड टाइप बहुत सारे डाकू हुए हैं, आपको बलजी भुर्जी के चित्र मिलेंगे हवेलियों पर। बिल्कुल। तो ये इन नायकों के चित्र हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि हम हवेलियों की बाहरी दीवारों पर लगाएं। हाँ। ऐसा होता है। फिर वो बैठक तक जाते हैं, तो जहां वे बैठते हैं तो वहां कोई फूल पत्तियां हैं या जो उनका इष्ट है, गणेश जी है या कोई लक्ष्मी जी है, सरस्वती के तो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ। लेकिन इस तरह के चित्र आपको मिल जाएंगे, ताकि सीनरी है, सीन है, जैसे बाग है, बगीचे हैं, इस तरह का वो बनाएंगे। और फिर आप अंदर चौक में और में जाएंगे तो आपको धार्मिक चित्र मिलेंगे खूब सारे, जहां महिलाओं का ज्यादा आना जाना था और था। लेकिन यदि आप
कुछ हवेलियों के शयन कक्षों में जाएंगे तो वहां जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस तरह के चित्र मिलेंगे, प्रणय के दृश्य हों जिनमें, या मैंने तो आपके रतन नगर की बातें मैं करता हूँ, अंदर नहीं बाहर भी महिलाएं हैं, वे शराब पी रही हैं, हाँ। उनके सामने प्याले हैं, हम मान रहे हैं कि शायद वही कर रही होंगी। एक बीच में दूसरा बता दूं, मैंने आपके रतन नगर में एक चित्र और देखा जिसमें एक महिला है, वह झाड़ू लिए हुए अपने पति को कूट रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कूट रही है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो उसको डरा रही है। अब ये भी है, तो एक तरफ तो कहाँ धार्मिक चित्र हमारे अवतारों के, हमारे राम के, हमारे कृष्ण के, सीता जी के ऐसे चित्र मिलेंगे। कृष्ण के चित्र तो बहुत मिलेंगे, और विविध रूपों में मिलेंगे, गायों के साथ मिलेंगे, राधा के साथ मिलेंगे, बहुत सारे चित्र मिलेंगे। तो क्या है कि जो जिन प्रणय दृश्यों की आपने बात की, तो आप प्राचीन भारत के मंदिरों को देख लीजिए, आप बहुत पुराने किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां भी आपको जो आप कह रहे हैं विभिन्न क्रीड़ाओं के चित्र मिलेंगे आप। तो ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर है। जब व्यक्ति किसी बहुत बड़े मंदिर में जाता है जो किसी बहुत बड़े राजा ने बनाया होगा किसी जमाने में, और वह देखता है कि यहाँ जो मूर्तियां हैं वे मूर्तियां उस तरह की हैं, तो मेरी जो हवेली है वो इतना बड़ा तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मेरी हवेली में भी ऐसा होना चाहिए। एक तो ये भाव हो जाता है वहां से लेकर आने का। दूसरा ये है कि ये जो प्रणय के जो दृश्य हैं, या जैसे उसमें भी कई तरह के दृश्य हो सकते हैं, ये वो अपने जो शयन कक्ष हैं उनमें बनवाते थे, जहां वे अपनी पत्नियों के साथ ही जा सकते थे और कुछ जा नहीं सकते थे। तो पति पत्नी की तो एक निजता होती है, वो दो होकर भी एक होते हैं। तो ऐसा यदि वे करते हैं तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत करते होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जीवन के जो विविध रूप हैं, वे रूप यदि वे हवेलियों में उभार रहे हैं तो क्या बुरा है। वे ऐसा नहीं करते तो हम ये थोड़ी जानते कि वे थे कैसे। तो जैसे वे थे वैसा उन्होंने बताने की कोशिश की है उसमें, तो उसमें कोई बुरा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और मैं कह दूं कि बहुत सारी हवेलियों के जो दरवाजे हैं, उनकी जो पोड़े हैं, उनमें आपको अंग्रेज दिखाई देंगे। अंग्रेज कहीं तो बहुत बड़े अधिकारी दिखाई देंगे, और बाकी जो छोटे छोटे मोटे अधिकारियों का आना जाना होता था, वे या उनकी कल्पना से भी होंगे। वो उनके यहाँ हैट होगा और वो कोट पहने होंगे, इस तरह के चित्र उनके हवेलियों के मुख्य दरवाजों पर। और साथ ही आपको अंग्रेज महिलाएं, मैं यदि सरल भाषा में कहूँ तो मेम साहबें दिखाई देगी आपको, मेम साहब, जिनके शरीर पर कपड़े भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यानी वो उनके घुटनों से ऊपर तक के भी कपड़े हैं, और यहाँ गला भी उनका ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन आप देखिए कि बाहर वे चित्र लगा रहे हैं, साफ जाहिर है कि वे उस संस्कृति से प्रभावित है जिससे उनको प्रभावित नहीं होना चाहिए था। मैंने ऐसे सेठों की हवेलियों पर भी बाहर अंग्रेजों के चित्र देखे हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, या जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंशदान दिया है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, मैं बहुत बार सोचता हूँ। तो ये एक परंपरा ही चल पड़ी थी उस समय कि भाई अंग्रेजों को दिखाया जा रहा था। ये जैसे चौकीदार आपको बहुत सारे हवेलियों के बाहर बने हुए मिल जाएंगे, तो ये अंग्रेज, आपकी खुद की महिलाएं तो रहती है घूंघट में, और आपने बाहर जो चित्र लगा रखे हैं अंग्रेज स्त्रियों के, उनके घूंघट नाम की चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भाई कुंठा का प्रदर्शन भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई हवेली का मालिक है उसके पास धन बहुत सारा है तो वो जीवन के सभी रूपों को इस तरह से प्रकट करने की कोशिश करे कि भाई वह रूप है वो भद्रता दिखाने वाला हो। ये जरूरी नहीं है, जैसा आदमी होता है वैसा वो कर लेता है बहुत बार। तो विविधता है, ये जैसा लोगों का जीवन था वैसे चित्र हैं, तो हमारे लिए तो सुविधा ही है अध्येताओं के लिए। आपने जैसे चूरू जिले के विभिन्न गांवों कस्बों में जैसे भ्रमण किया, तो विरासत की दृष्टि से सबसे समृद्ध गांव या शहर आपको कौन सा लगा?
और विरासत के नष्ट होने की दृष्टि से आपको कौन सा शहर या किस शहर में सबसे ज्यादा विरासत संपदा नष्ट हुई? देखिए, जहाँ तक चूरू की बात है, चूरू जिले की बात है, ये जो आपका जो कस्बा है रतन नगर, ये चूरू से 10 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। और वहां से 5-7 किलोमीटर आगे ही रामगढ़ शेखावाटी शुरू हो जाता है। हाँ। यानी चूरू के 15 किलोमीटर बाद, चूरू जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर बाद रामगढ़ शेखावाटी आ जाता है, जो दूसरे जिले में है, सीकर जिले में है। हाँ। तो अब सीकर जिला है वो शेखावाटी क्षेत्र में आता है, सीकर और झुंझुनू। और सीकर जिले में फतेहपुर शेखावाटी है, वहां की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। वही प्रभाव रामगढ़ में आया और वही प्रभाव चल के आगे रतननगर तक आया और फिर वह चूरू तक आया। इधर से तो इस तरह से आया। अब ये जो प्रभाव है जो आपके रतननगर में दिखाई देता है, उस पर जरूर सीकर का प्रभाव होगा या उस एरिया का प्रभाव होगा निश्चित रूप से। ये रेखाएं तो बाद में खींची है जिलों की ओर की, पहले तो रियासतें होती थी। तो चूरू है वह बीकानेर उसके ठिकाने में है, या जो भी आप नाम देवे, उस राज्य के अंतर्गत आता था और रियासत में आता था। और आपका रतननगर कभी आता कभी नहीं आता, रामगढ़ की स्थिति भी ऐसी सी थी, उसके पीछे की कथाएं अलग हैं। बॉर्डर लाइन। लेकिन इतना है कि इधर तो आपका रतननगर बहुत समृद्ध है इस दृष्टि से। ठीक है। इधर हम चलते हैं तो दूधवा खारा में कुछ हवेलियां, दूधवा खारा, अच्छा। तारानगर में भी कुछ हवेलियां, राजगढ़ में भी कुछ हवेलियां। अच्छा। तारानगर में भी हवेलियां बनी हुई है। हाँ। वहां तो शेखावाटी का प्रभाव नहीं है। हाँ। वो अपने स्वतंत्र प्रभाव से हैं। और तारानगर में तो बहुत अच्छी अच्छी हवेलियां हैं। मैंने एक हवेली ऐसी देखी जिसमें वो, हालांकि अब हवेली नहीं है, वो गोडाउन है किसी का। ठीक है। लेकिन मैं चला गया, मुझे पता चला तो वहां राम और कृष्ण को मूंछों सहित दिखाया गया है। अच्छा। आमतौर पे नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, बाल रूप में होते हैं। हाँ, बाल रूप में या युवा रूप में होते हैं। और वही हमारे चित्त में बैठे हुए हैं। असल में तो जब महाभारत हुआ था तो हमारे प्रमाण तो ये कहते हैं कि ये 75 साल के करीब थे ये कृष्ण अर्जुन ये लोग तो। और भीष्म वगैरह तो 100-125 साल के उनकी आयु थी, बड़े परिपक्व लोग थे। लेकिन किस युग में हुआ और ये सब क्यों हुआ वो एक अलग बात है। राधा का चरित्र आया, फिर कृष्ण को दूसरे रूप से दिखाने लगे। तो कृष्ण का जो रूप है ना, वह तो वही रूप है। कहीं कहीं वो गीता का उपदेश देते दिखाई देते हैं। बाकी तो कृष्ण के जितने भी रूप मैंने देखे इन हवेलियों में, उनमें 90% से ज्यादा में उनका रूप है ना, वह एक प्रेमी का रूप ही है। प्रेमी का रूप। गोपिकाएं हैं, उनसे घिरे हुए हैं, या राधा है उसके साथ उनके चित्र हैं। लेकिन मैंने तारानगर की एक हवेली में देखा, उसमें राजसभा है महाभारत के जमाने की। हाँ। और कृष्ण है, उनके चेहरे पे मूछे हैं। अच्छा। और रामचंद्र जी के चेहरे पर भी मूछे हैं। अच्छा। तो मैंने वहां जो गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे थे, मैंने कहा भाई ये हवेली किसकी है? बोले साहब ये हवेली जिनकी है वो तो सामने जो संभालते हैं वे सामने रहते हैं। उनसे मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये आपकी तो अद्भुत है, ये नोरा तो आपका, इसमें देखो आगे से उन्होंने हवेली तोड़ दी है, वो पोड़ ही बची रह गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी थीसिस में भी लिखा, बोले अया को देवता के काम को जो को लुगाई सो लगे, आदमी सा लगना चाहिए। तो ये एक नई बात ही है जो इधर की हवेलियों में मैंने तो नहीं देखी, होगी कहीं, लेकिन तारानगर में है। तारानगर में। लेकिन जब आप इधर सरदार शहर जाएंगे तो सरदार शहर में आपको मिल जाएगी। सरदार शहर के आगे निकलने के बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इधर आप मैं रतनगढ़ गया, मुझे हवेलियां मिली, सुजानगढ़ में भी हवेलियां मिली। कन्हैयालाल सेठिया जी जिनका गीत है धरती दोहरा दी, और अरे घासरी रोटी मन बिलाड़ू ले बाजो, वो हवेली भी मैंने देखी। वहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे सालासर में गया तो मुझे इधर कोई हवेली दिखाई नहीं थी। ऐसे तो मैं मेरे गांव छापर गया, वहां भी दिखाई थी। लेकिन जो घनत्व है वो चूरू शहर में या आपके रतननगर में दिखाई देता है ना, वैसा बाकी क्षेत्र में नहीं है। तारानगर को भी शामिल करना चाहिए, राजगढ़ को भी करना चाहिए, दूधवा को भी करना चाहिए, रतनगढ़ भी है, सरदार शहर भी है। लेकिन आपके रतननगर की हवेलियों को यदि देखें तो इन हवेलियों पर अकेले रतननगर कस्बे को केंद्र में रखकर बहुत काम हो सकता है, संभावना है। चूरू में बहुत अच्छी हवेलियां हैं और अभी भी खड़ी है बाजार में। लेकिन अब उनके
जो मालिक हैं वे कौन है पता नहीं। और मैंने जब ये काम किया, मुझे इसमें 10 साल लगे, तो इन 10 सालों में मैंने देखा कि 10 साल पहले मैं किसी हवेली का चित्र लेकर आया हूं और मैं वहां दोबारा गया तो वहां मैंने मार्केट बना हुआ देखा। अच्छा। और ऐसा बहुत सारी हवेलियों के संदर्भ में हुआ। और जब मैंने ये काम पूरा कर लिया था 2016 में, उसके बाद भी जो चित्र आपको इसमें मिलेंगे वहां अब आपको उन स्थानों पर आपको मार्केट दिखाई देंगे। तो ये तो एक नुकसान तो हुआ है। नुकसान हुआ है। और इसमें हवेलियां जो है किस समुदाय की ज़्यादा है? मतलब अग्रवाल भी हैं, ओसवाल भी हैं, माहेश्वरी भी हैं, भाई और कास्ट भी हैं। ये तो मैं नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हवेलियां हैं वे व्यापारी वर्ग की ज्यादा, व्यापारिक वर्ग की है। व्यापारी वर्ग की हवेलियां ही हैं, ज्यादातर हवेलियां हैं। वे ओसवाल भी जैनी भी हो सकते हैं, हाँ। और वे अग्रवाल भी हो सकते हैं, वे दूसरे भी हो सकते हैं। और अपने यहाँ तो बहुत सारे वंश हैं हवेलियों को बनाने वाले। जैसे आपको तारानगर में मंत्री मिलेंगे, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग है। सरदार शहर में आपको मिलेंगे तो वो ओसवाल ज्यादा मिलेंगे। लेकिन भले ही वे जैन संप्रदाय से आते हो, लेकिन जो हवेलियां हैं उनमें जो चित्र है ना, वे तो आपको राम के, कृष्ण के यही मिलेंगे। यानी ये जो चरित्र है ना, ये तो क्या है कि सार्वभौमिक चरित्र है ये। वैसे नहीं है कि भाई कोई विभाजन। मैं तो खैर जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में या हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म अंतर करता ही नहीं, कोई अंतर मूल रूप से कोई अंतर है भी नहीं। तो इस तरह का विभाजन किए बिना आपको चित्र मिलेंगे। अच्छा, लौकिक चित्र भी मिलेंगे। एक महिला अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रही है, ऐसा चित्र भी है। ऐसा भी है। एक महिला बिलोवना बिलो रही है, और ऐसा का ऐसा चित्र है, वो मध्याश्म काल का है, मैंने इसमें लगा रखा है। गुफाओं में जो चित्र है लड़ाई के चीज से रखा है, वैसे के चित्र हवेलियों में भी है। तो एक क्रम तो चला ही आ रहा है ना, चिंतन का, सोच का, समझ का, कि जो हम करते हैं उसको अंकित करें कहीं न कहीं। ठीक है। तो लोगों ने अंकित किया है यहाँ भी। अब वो बच नहीं रहा है, वह एक अलग प्रश्न है। विरासत संरक्षण के लिए कोई कानून भी है राज्य सरकार का? देखिए, निश्चित रूप से कानून है। विरासत को बचाने के कानून है, विरासत को बचाने के निर्देश हमारे संविधान में भी हैं। और विरासत को बचाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके तहत भी पूरी दुनिया में एक जागरूकता है। ठीक है, वह विजेताओं का क्लब है, अलग बात है, लेकिन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन कानूनों के बजाय यदि लोग खुद जागें, जो सक्षम है वे जागे। जो व्यक्ति सुबह जाता है, शाम को मजदूरी करके आता है, उससे तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हवेली को बचा लेगा। उसको समझ भी नहीं है विरासत की, वो विरासत का वाहक तो है। उसके घर में भी आपको मांडने बने हुए दिखाई देंगे दीपावली पर, वो भी रक्षाबंधन के दिन सूंड बनाएगा, वो विरासत का वाहक है। लेकिन विरासत का संरक्षण करने की चिंता वो कर नहीं सकता। आप जैसे लोग जो सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, वे लोग ऐसा कर सकते हैं। यानी कानून को आप एक बार छोड़ दीजिए, प्रशासन भी आपकी एक सीमा से ज्यादा मदद कर नहीं सकता इसमें, क्योंकि हवेली का कोई मालिक है। और उस मालिक तो उसकी पहुंच है या नहीं है, फिर यही काम तो है नहीं। इसके लिए जरूरी है कि जो इसको टूरिज्म के नीचे लिया जाए। ठीक है, यानी पर्यटन की दृष्टि से। जैसे मैंने एक सुझाव दिया था, वो रिपोर्ट राज्य सरकार को मैंने छोटी रिपोर्ट भेजी थी, बड़ी रिपोर्ट बना के भेजने की सोच रहा हूँ। वो ये था कि भाई अब हवेली तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आप उस हवेली की वीडियोग्राफी करवाइए, उस हवेली के जो 3D चित्र हैं वे बनवाइए। और एक शहर, जैसे मान लीजिए कि आपने तारानगर ले लिया, तारानगर में आपने 15 हवेलियां छांट ली, बहुत सारी हवेलियां हैं वहां, और उन हवेलियों को लग रहा है कि अब किसी हवेली में तो सिर्फ दीवार बची है। मैंने देखा, और उस दीवार पे भी एक बहुत सुंदर चित्र है। तो आपने उस चित्र को अपने कैमरे में ले लिया, फिर उसका कोई 3 डायमेंशनल या 3D में कुछ बनवा लिया, और उसको संरक्षित करने के लिए आपको एक हवेली पार्क बनाना चाहिए, मेरा सुझाव था। आप चाहे जिला मुख्यालय पर बना लें। अच्छा, आपको यदि ये लगता है कि आप उसको वहां से वैसे का वैसे उखाड़ सकते हैं, तो आप कटवा के उस हिस्से को, क्योंकि हवेली तो गई, जो थोड़ा सा बचा है, कोई दरवाजा भी कहीं पड़ा है, तो उसको आप लाके और एक
म्यूजियम बनाइए आप, बिल्कुल। और वहां उसको रख लीजिए, और उसका चित्रांकन भी करवा लीजिए, उसको वीडियोग्राफी भी करवा लीजिए, सब कुछ उसका करिए और उसको सुरक्षित रखिए। अब वो आपको हवेली का मालिक इसकी अनुमति देगा या नहीं देगा, इसके लिए क्या है कि समूह बनने चाहिए। तारानगर के लोगों का समूह बने, रत्नगर के लोगों का समूह बने, और फिर ये समूह आपस में जुड़कर एक जिले के स्तर का समूह बनाए। तो कहीं किसी सेठ से या किसी मालिक से संपर्क करना हो कि साहब आपकी हवेली तो नष्टीकरण के कगार पे है, हम इसको ले जाना चाहते हैं, तो वो आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं आना पड़ रहा है, न उसकी जमीन जा रही है। तो ऐसा हो सकता है। या फिर ये कि फंड क्रिएट हो जाए, ठीक है, फंड में आपको प्रशासन भी मदद कर सकता है, ऐसी सुविधाएं हैं। उस फंड से वह हवेली खरीदी ली जाए वैसी की वैसी, और उसको संरक्षित कर दिया जाए, ये जरूरी है। तीसरा, जागरूक लोग ये ध्यान रखें कि इस हवेली में ये जो अवैध गतिविधि होती दिखाई दे कभी उनको, तो उसकी फिर शिकायत करें, बिल्कुल, और उन लोगों को रोका जाए। तो जब तक जागरूक लोगों के समूह नहीं बनेंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। हम ये सोचें कि इसको पुलिस हवेली को बचा लेगी या इसको कलेक्टर साहब बचा लेंगे, तो वे कर नहीं पाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। कुछ हवेलियों में आपको चित्रकार के नाम वगैरह भी मिले, किसने चित्र बनाए हैं? हाँ, है, बहुत सारी हवेलियों में है। हाँ, नाम लिखे हुए हैं, लिखे हुए। बहुत सारी हवेलियों में तिथियां भी है, तिथियां भी है, नाम भी है। और हम इतिहास वालों के लिए तो बड़ा सहारा हो जाता है जब हमको तिथियां मिल जाती है। हाँ। जब नाम मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से है, क्योंकि रंगों की नेचर है वो भी एज के हिसाब से है। हाँ। क्यों डेफिनेटली 150-200 साल पुरानी है हवेलियाँ, उसमें सारे रंग हैं वो प्राकृतिक मिलेंगे, और 60-70 साल पुरानी हवेलियाँ उसमें जर्मन के, बेल्जियम के जैसे रंग है उनसे। हाँ, ये देखिए क्या है कि वो हवेली के वास्तु की, उसकी सजावट की बात है, भित्ति चित्रों की बात अलग है। आपको हवेलियों की जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में आपको बेल्जियम से लाइव शीशे दिखाई देंगे बहुत सारी जगह पे। बिल्कुल। आपको जो टाइलें लगी हुई है, वे टाइलें आपको इटालियन दिखाई देंगी, इटली से आई हुई है। अब ये तो क्या है कि उनका जो विशेषज्ञ होता है ना, वह बता सकता है कि साहब ये लकड़ी की चीज की है या और है, यानी पूरे सैतीरों पर टिका हुआ है। आप देखिए, और वो जो बीच में जो बहुत बड़ा जो फंटा लगा हुआ है, उस पर चित्रांकन है बहुत जोरदार। बिल्कुल, दरवाजे हैं हवेलियों के, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी महीन खुदाई इस पर हो सकती है क्या। तो तक्षण कला है उनकी, अद्भुत है, गजब अद्भुत है। लेकिन अब ये है, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र भी किया था, कि जो लोग ये काम करते हैं पुरानी चीजों को लेन देन का, वो खरीद लेते हैं उनको सस्ते में और फिर बेच देते हैं। तो फिर वो किसी न किसी बहुत पैसे वाले आदमी के घर में जाके वो पड़ी रहती है, बस उनका कोई ख्याल नहीं होता। एक काम ये भी है कि हम सरकार को कह सकते हैं, यदि हम थोड़ा इसमें श्रम करें, तो कि भाई इन कुछ हवेलियों को गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले। ठीक है। जब आप हाईवे बनाने के लिए टेक ओवर कर सकते हो, जब आप दूसरे पार्क बनाने के लिए कर सकते हो, या और चीजें बनाने के लिए जब आप जमीनें ले सकते हो, तो फिर इन हवेलियों को भी टेक ओवर कर लेना चाहिए। बिल्कुल। कुछ हवेलियां जो अच्छी स्थिति में, उनको टेक ओवर कर लेना चाहिए और उनको पर्यटन के लिए खोलना चाहिए। पर्यटन विभाग को सक्रिय होना चाहिए। चूरू जिला है, ये तो बड़ा समृद्ध हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से इसमें इधर सावा हो गया, इधर सालासर है, और इसके अलावा फिर इधर सरदार शहर में आजकल इच्छापूर्ण बालाजी हो गया, गोगा जी का है। हाँ, इधर अपने गोगा जी का हो गया। तो ये एक तो गोगा जी वाला, एक सावा और एक सालासर, इसका त्रिकोण बन सकता है और बहुत अच्छा है। फिर जो सीकर तक आएगा, जो फतेहपुर तक आएगा, वो आगे भी आएगा। जो आएगा और चीजें देखेगा, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से वो आएगा, तो फिर वो हवेली भी देखेगा। तो जो हर कस्बे में और टूरिज्म का ऑफिस होना चाहिए, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहां टूरिस्ट गाइड होने चाहिए जिनको सरकार वेतन दे, और वो फिर बताएं हर आने जाने वाले को कि देखो साहब ये हवेली है और इसमें हमारी विरासत इस तरह से संरक्षित है। फिर इस हवेली को किस किस मटेरियल से बनाया गया होगा, इसका काम मैं नहीं कर सकता। इसके लिए तो आपको विशेषज्ञ बुलाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और वो प्रयोग यदि आप आगे करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये एसी वगैरह चलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। यदि उसको, हालांकि बहुत सारी हवेलियों में आपको ऊपर वाले पंखे अभी भी गर्द से भरे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिनको खींचने से चलते थे। बाहर बैठा आदमी खींचता रहता था, अंदर
बिल्कुल। था। तो एक तरह से ये वैभव का प्रदर्शन भी था, मेरा उससे इनकार नहीं है। फिर हवेलियों में सारे ही चित्र उत्कृष्ट हों ऐसा भी नहीं है। सामान्य दर्जे के, औसत दर्जे के चित्र भी है। जो ज्यादा पैसे वाला नहीं होगा वो उसको जो कलाकार मिलेंगे, फिर वो कम मेहनत लेने वाले मिलेंगे तो फिर वो चित्र वैसे बनाएंगे। लेकिन हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि भाई ये भी कृष्ण है, और वो बहुत ज्यादा जो पैसे वाला सेठ है उसकी हवेली में भी कृष्ण बना हुआ है, तो कृष्ण तो है ही। तो कृष्ण तो लोकमानस में छाया हुआ है ही, राम तो छाया हुआ है ही, सीता जी छाई हुई है। तो ये तो हम कर ही सकते हैं, वो पता चल जाता है। और हमारे दर्शकों को कोई आप संदेश देना चाहें बहुत ही संक्षेप में? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे उनको आप इस रूप में नहीं लें कि वे ज्यादा जानते नहीं थे, या अब जो दौर है वह आधुनिकता का दौर है तो वे अपने समय में चीजों को समझते नहीं थे। वे अपने समय के आधुनिक व्यक्ति थे। बिल्कुल। और उन्होंने जो किया है उसको हम जितना बचा सकें उतना बचाएं, क्योंकि एक हवेली के बचने का मतलब है संस्कृति के एक अंश का बचना। बिल्कुल। और संस्कृति वो है जो हम हैं, और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास फ्लैट्स भी हैं, हमारे पास बंगलो भी हैं, मैरिज हॉल्स भी मैरिज हमने बना लिए, मैरिज पैलेसेस बना लिए, लेकिन ये आपसे रूबरू होके आज एक सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा है। और मैं विशेषकर शेखावटी क्षेत्र के, चूरू क्षेत्र के और मेरे गांव के जो सेठ लोग हैं उनसे आपका मैं ये साक्षात्कार शेयर करूंगा। जी। और मेरा ये मानस है कि उनका अपनी माटी के साथ लगाव रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि हेली है उनको हेला मार रही है। हाँ, हेली हेला मारे। ऐसे लोगों को अपनी इच्छा से जो हवेलियां हैं वे गांव के लोगों को सौंप देनी चाहिए। बिल्कुल। या तो ट्रस्ट को सौंप दे, नगर पालिका को सौंप दे, किसी को भी ये लगे कि ये जिम्मेदारी से संभाल सकते हैं, तो उनको तो उस हवेली को बेचने से कितना पैसा मिलेगा, वो पैसा उनके लिए मायने रखता नहीं है। हाँ। और फिर वो लापरवाह हैं, संभाल नहीं सकते, तो उनको सौंप देने चाहिए कि गांव की चीज है, इसको गांव रखे। और फिर गांव का दायित्व हो जाता है कि वो उसको बचा के रखे। हाँ बिल्कुल, कम्युनिटी लेवल पे ये काम है, होना चाहिए। बिल्कुल। और आपने अपना बहुत ही अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद मेरे गांव की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी ने आके इन हवेलियों में बात तो की। और आगे भी विरासत श्रृंखला में मैं आपसे बीच बीच में मुलाकात करता रहूँगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे बात करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।